प्रिय स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज उत्तर का महान मैदान या उत्तर का विशाल मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि ये बहुत लंबे ट्रेवल के बाद मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक्चुअल में जो हम लोग का महान मैदान है वह भारत के 5 भौतिक विभागों में से एक महत्वपूर्ण ज्योग्राफी है, भौतिक विभाग है, जिसके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जहाँ तक इस मैदान की पोजीशन का प्रश्न है, इसके विस्तार का प्रश्न है, यह उत्तर में हिमालय, विशाल हिमालय पर्वत और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण के पठार के मध्य लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसकी लंबाई लगभग हिमालय के इतना 2400 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। क्षेत्रफल तो मैंने आपको बताया है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यह मैदान लगभग चतुर्भुजाकार है, जिसकी चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा और पूर्व में धीरे धीरे घटती चली गई है। जहाँ तक इस मैदान के निर्माण का बात है, तो निर्माण से पूर्व यह जो भाग है वह एक महागड्ढा के रूप में था। इसे हम लोग भूगोल के शब्दों में हॉर्डिप कहते हैं। हॉर्डिप या हिंदी में इसको महाखड्ड के नाम से जाना जाता था। इस मैदान के निर्माण की बात की जाए, जहाँ तक इस निर्माण का प्रश्न है, तो यह मैदान मुख्य रूप से 3 बड़ी नदी तंत्रों के द्वारा निर्मित है, जिसमें पश्चिम में इंडस, बीच में गंगा और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी स्थित है। ये 3 तो हिमालय से निकलने वाली या हिमालय के पार से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियां हैं, विशालकाय नदियां हैं, जिनके साथ साथ इनकी सहायक नदियों के मिलने से इस पूरे मैदान का निर्माण हुआ है। इसलिए इस मैदान को हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या गंगा सतलज का मैदान या गंगा यमुना का मैदान भी कहते हैं। जहाँ तक इस मैदान के सरफेस धरातल का प्रश्न है, यह बीच में अरावली पर्वत के द्वारा 2 भागों में लगभग बटा हुआ दिखाई देता है। जो पश्चिम का भाग है, जो पश्चिम का मैदान है, जिसे हम लोग सिंधु के मैदान के नाम से जानते हैं, उसका ढाल उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अर्थात जितनी भी नदियां इस अरावली पर्वत के पश्चिम में हैं, ये लोग अरावली रेंज है, उनकी ढाल अरब सागर की ओर है। सारी की सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन जो अरावली का जो पूर्वी विस्तार वाला यह मैदान है, इसकी ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 बड़ी नदियां हैं, जो या जिनका सारा जल बंगाली खाड़ी में आके विसर्जित होता है। तो मुख्य रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मलबा के द्वारा, के गाद के द्वारा इस पूरे मैदान का निर्माण हुआ है। और वह हॉर्डिप का यदि हम रेखा चित्र बनाए तो इस तरह से एक विशाल गड्ढा था, इधर हम लोग का समुद्र। तो जितनी भी नदियाँ हिमालय से निकली, ये सारी की सारी नदियाँ इस विशाल गड्ढे को, इस महाखंड को भरती चली गई, जो आज के मैदान के रूप में दिखाई दे रहा है। इसलिए इस समूचे मैदान में महीन कणों का निक्षेप है, जिसकी गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। तो संक्षेप में देखा जाए तो हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं कि इस मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के मलबा से, उसके गाद से, उसके निक्षेपण से हुआ है। जहाँ तक इस मैदान में स्थाकृति का प्रश्न है, क्योंकि यह मैदान बहुत विशाल है, इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इतने बड़े क्षेत्रफल, इतने विशाल क्षेत्रफल वाले मैदान में काफ़ी असमानताएं देखी जाती है, काफ़ी इसमें अंतर देखा जाता है। तो असमानताएं क्या है? असमानताएं कहने का तात्पर्य इस मैदान में अनेक स्थाकृतियों का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग
4 भागों में बांटकर पढ़ती है। सबसे पहले स्थलाकृति को हम लोग बोलते हैं भावर, उसके बाद तराई है, उसके बाद बांगर है, उसके बाद खादर है। ये चारों की चारों स्थलाकृतियां बिल्कुल क्रम से हैं। क्रम से कहने का मतलब है कि उत्तर से दक्षिण इस मैदान का यदि वितरण देखा जाए तो सबसे उत्तरी भाग में भावर क्षेत्र मिलता है, उसके बाद तराई है, उसके बाद बांगर है, सबसे खादर है। तो भावर एक्चुअल में वैसा क्षेत्र है जो कंकड़ पत्थर से भरा हुआ एक पट्टीनुमा क्षेत्र है, जो शिवालिक के पदस्थली में, जहाँ हम लोग का शिवालिक हिमालय खत्म होता है, उसकी पदस्थली में बिल्कुल पश्चिम से पूरब की ओर एक 6-7 किलोमीटर की लंबी पट्टी में कंकड़ पत्थरों का विशाल क्षेत्र है। अर्थात यहाँ एक संकीर्ण पट्टी में, हिमालय की पदस्थली में एक संकीर्ण पट्टी में कंकड़ पत्थरों का जमाव मिलता है, इसे हम लोग भावर क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों में जब नदियाँ आती हैं तो लुप्त हो जाती हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि भावर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यह कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र काफी मानव के अनुकूल नहीं है, इसलिए ना ही कृषि कार्य होता है, ना ही कोई एक्टिविटी यहाँ देखा जाता है। यह कंकड़ पत्थर से भरा हुआ क्षेत्र है भावर क्षेत्र, जहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। इस मैदान में सबसे उत्तरी विस्तार है। उसके बाद हम लोग जब वहाँ से दक्षिण की ओर आएंगे, भावर से दक्षिण आएंगे, तो तराई क्षेत्र का विस्तार मिलता है। तराई क्षेत्र एक समतल मैदान की भांति है, जो हमेशा जल से आक्रांत रहता है, जहाँ हमेशा जल भरा रहता है। इसको हम बोलते हैं जल प्लावन वाला क्षेत्र है, जहाँ हल्की वर्षा होने के बाद या वैसे भी बिना वर्षा के चलते नदियों का जल फैल जाता है, ढाल की कमी के चलते नदियाँ नहीं बह पाती है या उसका जल ठहर जाता है, जिससे जमीन में काफ़ी आर्द्रता दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं। चूँकि यह जल जमाव का क्षेत्र है और जल जमाव के कारण यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पतियों से भरा हुआ है। सघन जंगल पाए जाते हैं और जंगलों में रहने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु भी यहाँ निवास करते हैं। अब जब जल जमाव का क्षेत्र रहेगा तो इन क्षेत्रों में मच्छर मक्खी पैदा लेंगे, कृषि कार्य ना के बराबर होगा, इसलिए यह क्षेत्र भी जन्महीन है, जहाँ जंगलों का साम्राज्य है, जंगल ही जंगल पाए जाते हैं और मानव बसाव की बिल्कुल अनुकूल। तीसरा क्षेत्र है जिसे हम लोग बांगर क्षेत्र कहते हैं। इस बांगर क्षेत्र का विस्तार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, जो अपेक्षाकृत मैदान में ऊंचाई वाला भाग है। जैसे हम लोग देखते हैं मैदान में जहाँ कहीं कहीं इस प्रकार से ऊंचे क्षेत्र पाए जाते हैं, इसे हम लोग बांगर क्षेत्र कहते हैं। अर्थात बांगर ऐसा क्षेत्र है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है और यहाँ मोटे गठन की मृदा पाई जाती है। चूँकि इस क्षेत्र का भी अपरदन हुआ है, वर्षा के द्वारा यहाँ भी अपरदन हुआ, इसलिए जो महीन कण है मिट्टी वाले वो यहाँ से अपरदित हो गए हैं और इस क्षेत्र में सघन मोटे गठन की मृदा पाई जाती है, जो उपजाऊ नहीं मानी जाती है और इस पर मोटे अनाज की खेती लोग करते हैं। यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जितने भी राजे महाराजे प्राचीन काल के थे, वे अपने किला को इन्हीं बांगर क्षेत्र में बनाते थे। इसके पीछे 2 कारण था। पहला कारण कि बाढ़ के समय उनका महल डूबता नहीं था और दूसरा कारण ऊंचाई पर रहने के कारण वहाँ से दुश्मनों की टोह लेना बहुत आसान था। तो ये बांगर क्षेत्र, इसका भी सबसे अधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में है। और चौथा सबसे मुख्य क्षेत्र से हम लोग बोलते हैं और खादर क्षेत्र। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत मैदान के अलावा निचला भाग है, जहाँ नदियाँ हर एक साल बाढ़ होती हैं। इसे हम लोग दूसरे शब्दों में नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र भी कहते हैं, जहाँ प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा बाढ़ लाई जाती है। प्रत्येक वर्ष नदी यहाँ नई मिट्टी बिछाती है, अर्थात यहाँ हर एक वर्ष मिट्टी का पुनर्नवीनीकरण होता है, जिस कारण से इसका उपजाऊपन हमेशा बरकरार रहता है। और यह मैदान का सबसे उपजाऊ भाग है,
सबसे धनी क्षेत्र है, सबसे समृद्ध क्षेत्र है, यहाँ सघन कृषि की जाती है। और ड्यू टू सघन कृषि के चलते यहाँ पर सघन जनसंख्या निवास करती है। यह जो खाड़ी क्षेत्र है उसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम के मैदानों में पाया जाता है, जहाँ नदियाँ पूरे क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का निक्षेपण की है। यही कारण है कि दुनिया का यह उपजाऊपन क्षेत्रों में से एक है जहाँ सघन कृषि की जाती है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज डिटेल से बताया कि जो महान मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ, किस कारण से हिमालय से निकलने वाली नदियों ने इन मैदान का निर्माण किया, जिसे हम लोग एक तरह से गंगा जमुना का मैदान, गंगा सतलज का मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। और यहाँ का जो संस्कृति है उसकी बनावट भी असमान है। उस बनावट के आधार पर इस मैदान को भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र और बांग्ला क्षेत्र में बांटकर हम लोग अध्ययन किए। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि जो भी नदियाँ भारत में हैं वे पश्चिम साइड में जो आके अरब सागर में गिरती हैं, उन्हें बहुत सी नदियाँ ज्वार नर्मदा डेल्टा बनाती है, लेकिन पूर्वी की ओर जो जितनी भी नदियाँ हैं वे सब की सब डेल्टा का निर्माण करती है। फिलहाल उससे हम अगले पॉइंट पढ़ेंगे। तब तक आप सबको जय हिंद, जय भारत।